दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स लेकर आया हूं। पहले तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अपना जो सब्जेक्ट है इसके लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे पास। पार्ट 3 अपन स्टार्ट करने वाले हैं जल्द से जल्द। मैं यूनिट 1 जो से लेकर यूनिट 5 तक 1-2 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी सारी यूनिट्स कंप्लीट आपको करा दूंगा। पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। अंतिम प्रहार के ऑलमोस्ट क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, है ना, और ऑलमोस्ट 2-3 दिन में अंतिम प्रहार भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 5 साल के पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग और जो इंटरनल का भी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा एनालिसिस करके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एनालिसिस करके अंतिम प्रहार ला रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा लाते हैं। इस सब्जेक्ट के साथ हमारे साथ बहुत सारी दुविधाएं हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। इसमें कितने परसेंट न्यूमेरिकल कितने परसेंट थ्योरी रहने वाला है ये अभी भी कहीं पे नहीं पता चल पा रहा है। ऑफिशियली एकेटीयू ने कहीं पे भी अनाउंसमेंट नहीं करी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनल के जितने भी मैंने पेपर देखे उसमें मोस्ट ऑफ दी हमने थ्योरी के क्वेश्चन ही देखे। तो हम सारे थ्योरी के पार्ट्स भी कवर अप करेंगे, फीफो लिफो के जो मेथड्स हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी कवर अप करेंगे। बट एक कोर थ्योरी बेस्ड पेपर अभी अपन इसको लेके चलेंगे, है ना। फिर जैसे क्योंकि अपने पास जो अदर सब्जेक्ट है जैसे फाइनेंशियल कॉर्पोरेट के हैं उसके सब्जेक्ट के अपन जो है न्यूमेरिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर अभी कितनी थ्योरी कितने न्यूमेरिकल आपके इंटरनल से आप एनालिसिस कर चुके हो कि इसके ऑलमोस्ट जो थ्योरी के क्वेश्चंस ज़्यादा है ना। तो अपन इसके ऊपर अभी थ्योरी बेस्ड पेपर पे अपन फोकस करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। सारी यूनिट का मैं रिवीजन कराऊंगा, जल्द से जल्द आपके पास रिवीजन होगा। अंतिम प्रहार की सीरीज अवेलेबल हो जाएगी और इसकी बुक अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे सारे सब्जेक्ट की बुक्स अभी हमारे पास अवेलेबल है, अपडेटेड सिलेबस में ही अवेलेबल है ना। 1-2 यूनिट कोई ऊपर नीचे हो सकती है, फिर रेयर एंड टेयर है। कुल 95% अभी हमारे पास अपडेटेड सिलेबस का अवेलेबल है। 799 हमने प्राइस रख रखी थी जो कंप्लीट कोर्स की थी, इसको मैं रिड्यूस करने वाला हूँ, है ना। अभी 1-2 दिन के अंदर आपको जो नई प्राइस है केवल 500 रुपीज़ में मैं पूरा का पूरा कोर्स दूंगा। ठीक है, 499 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, यानी 500 रुपीज़ के अंदर पूरा कोर्स आएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक उसके अंदर नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूँ वो नहीं होगी। बाकी पूरा का पूरा कवर हम सिलेबस करेंगे। तो आइए यूनिट 3 के अपन शुरू कर देते हैं। जॉब कॉस्टिंग से मैंने छोड़ा था। जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जब हम कस्टमाइज प्लान ले रहे होते हैं, जैसे कि शादी के वेडिंग के कार्ड्स हम बना रहे हैं तो उसके लिए जॉब कॉस्टिंग यूज़ करेंगे, यानी कि पर पर्सन हर चीज़ अलग होगी। हर चीज़ का शादी का मैटर अलग होगा, है ना। हर चीज़ के बंदे की नंबर ऑफ क्वांटिटी, कोई 1000 जनों को बुलाएगा, कोई 100 जनों को बुलाएगा, कोई 50 जनों को बुलाएगा। तो कस्टमाइज जब हमको प्लान देना होता है तो जॉब कॉस्टिंग का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशन कहाँ होगी? कंस्ट्रक्शन में होगी क्योंकि सबके घर की साइज़ अलग है। शिप बिल्डिंग में होगी, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में होगी, प्रिंटिंग में होगी। पर्पज़ क्या रहेगा इसका? स्पेसिफिक जॉब के लिए कॉस्ट निकालना। कोई स्पेसिफिक जॉब होगी, जॉब यानी कि ऑर्डर। यहाँ पर जॉब का मतलब क्या है? नौकरी से नहीं है, यहाँ पे जॉब का मतलब है ऑर्डर से, कि जैसा जिसका ऑर्डर वैसे उसकी कॉस्ट हम देंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी टाइप तक आपको समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं इसके एडवांटेज। एडवांटेज क्या रहते हैं जॉब कॉस्टिंग के? जॉब कॉस्टिंग के एडवांटेज ये रहते हैं, मैं कस्टमाइज किसी के लिए प्लान डिसाइड कर सकता हूँ, प्राइसिंग कर सकता हूँ, कॉस्ट का कंट्रोल कर सकता हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस कर सकता हूँ, एक्यूरेट कॉस्ट का अलोकेशन हो सकता है। और ये फ्लेक्सिबल रहती है। फ्लेक्सिबल कम ज़्यादा होती है। माथा देख के तिलक, लंबा मुंह है तो लंबा तिलक, गोल मुंह है तो गोल तिलक, है ना। तो फ्लेक्सिबल रहती है ये। क्यों? क्योंकि अपने एक तो इसके अंदर कस्टमर जो रहते हैं वो थोड़े से इंटेलिजेंट रहते हैं और अपने नोन भी रहते हैं, है ना। इंटेलिजेंट का मतलब उनको कस्टमर को मार्केट के बारे में, जो ओलिगोपोली मार्केट रहता है वो जॉब कॉस्टिंग के कारण नहीं होता है। नोन होते हैं कि यहाँ की कॉस्टिंग क्या बैठेगी, क्योंकि शादी के कार्ड प्रिंट कराएगा आदमी 4 दुकान जाएगा, है ना। तो वो फ्लेक्सिबल रखते हैं। उसके लिए प्राइसिंग जो रहती है वो व्यवहार के ऊपर भी चलती है, एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट कम होता है। तो ये बेसिकली जॉब कॉस्टिंग के अंदर आता है। और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? जब हम मल्टीपल प्राइसिंग रखते हैं तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओवरहेड को, क्योंकि समटाइम्स ओवरहेड सबके अलग अलग हो गए ना। किसी को हमने वही चीज़ 200 में दे दी, किसी को 500 में दे दी, किसी को 700 में दे दी। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इनएक्यूरेट कॉस्टिंग होता है। इनएक्यूरेट कॉस्टिंग क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे अपन को जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं,
है ना। तो कॉस्टिंग इसकी अपन इनएक्यूरेट हो पाती है और स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर अपन को एक बार प्राइस पता चल गई, एक बार कॉस्ट पता चल गई तो हर कोई निकाल सकता है, लेकिन यहाँ पर स्किल पर्सन ही ये निकाल पाता है। अब नेक्स्ट आ जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। अब जहाँ बड़े प्लांट्स होते हैं, जहाँ बड़े प्लांट्स का मतलब जो सेम साइमल्टेनियसली एक ही प्रोडक्ट का बल्क में प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लाइक बिस्लेरी, है ना। तो बिस्लेरी इसलिए कहा कि ये बोलने से आपको याद रह जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग। जब बल्क में केवल वाटर बॉटल का प्रोडक्शन चल रहा है, वो वाटर तो फ्री है, केवल वाटर बॉटल के अंदर वाटर रिफिलिंग हो रही है और फिलिंग हो रही है और वो सेल हो रही है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में आता है। यहाँ पर हम प्रोसेस वाइज उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, यानी कि उसकी आप बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग, कैप की मैन्युफैक्चरिंग, प्रिंटिंग की कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। जबकि जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है, हेट्रो होता है। याद रखना, हेट्रो यानी विविध, होमो यानी सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन की एक्टिविटी होगी। इसके अलावा कॉस्ट कितनी रहती है, एक्यूमुलेशन कॉस्ट निकाली जाती है। सबको मिला के एक साथ कॉस्ट अपन निकाल लेते हैं। हाँ भैया, बोतल का इतना, एडवर्टीजमेंट का इतना, सबको जोड़ दो, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस का भी इसके अंदर कॉस्टिंग में यूज किया जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्योंकि बल्क में चल रहा होता है ना, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस। अब स्टेप्स क्या है प्रोसेस कॉस्टिंग की, बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है ना, और बड़ा सिंपल से पॉइंट्स है इसके। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले सारी हेड्स को आप जोड़ दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कॉस्ट एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए अपन जो कॉस्ट निकाल लो अलग अलग, कि भाई तुम्हारे ए डिपार्टमेंट इतनी कॉस्ट है, बी डिपार्टमेंट इतनी कॉस्ट है, सी डिपार्टमेंट, यानी प्रोसेस यानी अपन ने डिपार्टमेंटल वाइज कर लिया। और कैलकुलेशन द इक्विवेलेंट यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट यानी कि नंबर ऑफ यूनिट्स के थ्रू अपन उसको कॉस्ट को पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉस्ट पर यूनिट का कैलकुलेशन आ जाएगा। जब मैं सारी कॉस्ट जोड़ दूंगा, उससे नंबर डिवाइड कर दूंगा तो भी आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये इसलिए प्रोसेस किया जाता है क्योंकि मैं वर्किंग प्रोग्रेस की भी कॉस्ट जोड़ रहा होता हूँ। और ट्रांसफर कॉस्ट, ट्रांसफर कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस की आ गई, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाने की कॉस्ट आ गई, और फिर फाइनल कॉस्ट रिपोर्ट बन जाती है। इतना सब भी न याद हो तो सिंपल से याद रख लेना, प्रोसेस कॉस्टिंग में सारी कॉस्ट का एक बार जोड़ दिया जाता है। सारी कॉस्ट को पहले कॉस्ट एलोकेशन किया जाएगा, है ना, प्रोसेस को कॉस्ट एलोकेशन किया जाएगा, फिर उन प्रोसेस कॉस्ट एलोकेशन का सम कर दिया जाएगा, उसके अंदर वर्क इन प्रोग्रेस का भी सम कर दिया जाएगा, तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। इसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस विद नंबर ऑफ यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस से डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और फाइनल कॉस्ट रिपोर्ट बन जाएगी। बहुत सिंपल है ना। जैसे कि टोटल कॉस्ट 5 कॉस्ट है, 2 3 4 5 6 10 आई, 10 को डिवाइड कर लिया मैंने, 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है वर्किंग प्रोग्रेस मिला के, तो 1 रुपये पर यूनिट कॉस्टिंग आ गई। कोई इतना ज़्यादा आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा, जहाँ बल्क में प्रोडक्शन होगा, जहाँ स्टैंडर्डाइज कॉस्टिंग होगी, बराबर बात है। तो इन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट 2000 यूनिट बनाने, 3000 यूनिट बनाने, प्राइसिंग का डिसीजन लेना है तो काफ़ी इजी हो जाता है इससे। कॉस्ट कंट्रोल करना भी काफ़ी इजी हो जाता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री यहाँ पर रॉ मटेरियल रहती है, फिनिश गुड रहती है, वर्क इन प्रोग्रेस भी रहती है ना। और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए अपन प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे सिंपल मेथड है, हर प्रोसेस का नंबर दे दो और उसकी कॉस्टिंग निकाल दो। और कॉस्ट एलोकेशन जब सिंपल हो जाता है तो वो इफेक्टिव भी हो जाता है, और लार्ज स्केल में यही एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज प्रोडक्ट नहीं होते, इसलिए जॉब कॉस्टिंग नहीं चलता। डिसएडवांटेज क्या है, ये इनफ्लेक्सिबल कस्टमाइज, क्योंकि कस्टम प्रोडक्ट नहीं निकालते अपन। बिस्लेरी को ये नहीं बोल सकते कि भैया आप हमको 50 ml की बोतल दो, आप हमको 150 ml की बोतल दो। वो तो कहेंगे भैया हमारे पास 250 ml है, 500 ml है और 1 लीटर है, उसके बाद 5 लीटर है, 2 लीटर भी है, हम 3 लीटर की बोतल मांगेंगे तो वो नहीं करेंगे, तो कस्टम प्रोडक्ट देते नहीं है। इसके अलावा इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट तो निकल जाती है, लेकिन इंडिविजुअल कॉस्ट यानी कि प्रोसेस कॉस्ट निकली, लेकिन अपन प्रोसेस की कॉस्ट निकाल रहे हैं। अपन उस प्रोसेस के अंदर इंक कितना कॉस्ट यूज हुआ, रैपर कितना यूज हुआ, वो नहीं निकाल पाते हैं, है ना। ओवर सिंप्लीफिकेशन, ये इतना सिंपल होता है कि कितनी बार इसको बोलते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है, ओवर सिंप्लीफाइड है ना, जिससे प्राइसिंग डिसीजन में इफेक्ट, क्योंकि जब प्राइसिंग में इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आता है या इनकम इफेक्ट आता है तो अपन इसको सही से कैलकुलेट नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना इस यूनिट का, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मैं फिर बोल रहा हूँ अंतिम प्रहार में आएगा, और अभी भी समझ लो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। जो हमारे पास स्टॉक होता है उसी को मैनेज करने को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, स्टॉक किस तरीके से मैनेज किया जाए। जैसे कि मान लेते हैं मेरी 10 यूनिट की डेली की सेल होती हो, तो मेरे पास स्टॉक कितना होना चाहिए, 10 ही यूनिट का होना चाहिए, ताकि मेरे पास जो स्टॉक मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो मिनिमम हो सके।
बात समझ में आई? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली ओवरसीइंग द कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट विद इन द बिजनेस। अब यहाँ पर तीन तरीके की इन्वेंट्री अपने पास, एक तो वर्किंग प्रोग्रेस की इन्वेंट्री है, एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री है। तीनों इन्वेंट्री को मैनेज करना, कंट्रोल करना, जिससे बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल आ सके और वेस्टेज को रिड्यूस करना ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। दूध लेकर आए, अभी दूध लाए, घर पे फट गया, तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे वो फिर दूध वाले के पास गया, भैया आपका दूध फट गया, तो उसने कहा कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा आप भी गर्म करके देखो, उसने गर्म किया, उसका भी फट गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब उसका जो वहाँ पे 60-70 लीटर जो दूध रखा था वो पूरा का पूरा वेस्टेज, बोले यार दूध तो खराब हो गया। कैसे खराब हुआ उसको भी पता नहीं। खैर, लेकिन वो जो 70 लीटर दूध खराब हो गया वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होने के कारण खराब हुआ। तो यही इन्वेंट्री मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस भी है। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी एश्योर रखना, कॉस्ट का कंट्रोल रखना, है ना। कैश फ्लो, अगर इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी तो कैश फ्लो कम हो जाएगा, इसलिए इन्वेंट्री का जो टेन्योर रहता है वो कम से कम रखना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बना के रखना, ऐसी कोई चीज़ ना हो कि वो प्रोडक्ट पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं हो। जैसे कि नॉर्मली हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, कोई पार्ट्स अगर डैमेज हो जाए तो वो जर्मन, मेड इन जर्मन है। अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें अधिकतर जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो मेड इन जर्मन लगते हैं। तो जर्मनी की जो इंडस्ट्री के अगर कोई पार्ट्स फेलियर हो जाए तो जर्मनी से आने में 7 दिन का समय लग जाता है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बना के रखना, कौन से पार्ट्स डाउन हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उनका मेंटेनेंस है, उसको ध्यान में रखना। तो इन्वेंट्री केवल अपन फिनिश गुड्स को ही नहीं ले रहे, वर्किंग प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, सारी चीज़ें आ रही हैं। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमको डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्प करती है, क्योंकि इतना स्टॉक रखा हुआ है, इतना बनाना है ना। हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफ़ी ख़राब है, ये भी मैं बता देता हूँ हमारे यहाँ पे। कारण इसका ये है कि हमारे जो ऑर्डर होते हैं उससे ज़्यादा ऑर्डर हमको सेल हो जाते हैं, तो वो मैच ही नहीं कर पा रहे हम। जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा सेल हो रहा है। हमने ओवरहेड्स भी कोशिश करे, फिर कभी एक बार ज़्यादा भी हो गया तो वो इन्वेंट्री रखी रह गई। ठीक है, अब जैसे कि सब्जेक्ट बदल गया है वाला। अब टेक्निक्स क्या है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की? बहुत सारी टेक्निक है, हर ऑथर ने अपनी अपनी टेक्निक दी है। हर कोई कह रहा है कि ये इन्वेंट्री ऐसे मैनेज करनी है, यानी कि घर पे कितना स्टॉक रखा जाए। अगर किसी को स्टॉक सीखना है कैसे रखा जाए तो अपनी माताओं से सीखें, है ना। घर पे कैसे बचत करके वो अपने घर पे आटा, दाल, चावल, तेल, शक्कर ये सब बचा के रखती हैं, और अगर सैलरी आने में 10 से 15 दिन, 20 दिन भी डिले हो जाए तब भी घर पे ज़रूरत की चीज़ों की कमी नहीं होती। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की फर्स्ट टेक्निक है जस्ट इन टाइम। जब जो चीज़ बनानी है वही चीज़ बनाई जाए। ये जैसे कि समोसे वाला, जितनी डिमांड आए उतने बना दी जाए। पकौड़ी वाला, जितनी डिमांड आए उसकी चीज़। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। इसका फॉर्मूला भी होता है T2AO/C। इसका फॉर्मूला है 2AO/C। ठीक है, एक ही न्यूमेरिकल बनता है, वैसे ये अपना इस यूनिट से अगर बनता है तो वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बनता है, लेकिन अभी तक तो देखने इंटरनल में मिला नहीं। ये होती क्या है बेसिकली? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि जब हम रॉ मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कौन सा ऑर्डर प्लेस करें, कितने यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, किस क्वांटिटी में प्लेस करें, है ना। वो हमको EOQ बताता है कि हमको इसकी रिटेंशन कॉस्ट, हमको इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो सके। वो EOQ टेक्निक है। तो जस्ट इन टाइम भी आपको समझ में आ गया, जब जिसकी ज़रूरत हो उसको उतना उस दिन मंगा लिया जाए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ABC एनालिसिस। अब ABC एनालिसिस कह रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं आपको उसको 3 कैटेगरी में बांट दो, A, B, C। यानी कि आपको जो तुरंत जरूरत है, जिसके बिना एकदम से काम रुक जाएगा, वो A कैटेगरी, जैसे अंतिम प्रहार। B कैटेगरी आपकी यूनिट, है ना, और C कैटेगरी आपकी बुक्स, एवरीथिंग। तो इसके 3 कैटेगरी के अंदर बांट दो और उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करो, इसके अकॉर्डिंग आप इन्वेंट्री को मैनेज करो। नेक्स्ट आ जाता है परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल इन्वेंट्री क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि बिजनेस कांस्टेंट और एक्यूरेट ट्रैकिंग के ऊपर चलता है। परपेचुअल इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक जो है 100% ऑनलाइन चल रहा होता है। ये हमने बिग बाजार के अंदर देखा था, जब मैंने सबसे सस्ते 5 डेज आते हैं, सबसे सस्ते 5 डेज, है ना। तो सबसे सस्ते 5 डेज के ऊपर वर्किंग करी थी बिग बाजार के अंदर जाके, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंप्लीट करी थी जब मैं MBA कर रहा था। तब मैंने देखा था कि बिग बाजार का जितना भी स्टॉक है वो ऑनलाइन चढ़ा हुआ है। अभी तो डीमार्ट का भी है, सारे मार्ट्स का ऑनलाइन रहता है। मतलब जैसे ही स्टॉक उनके वहाँ से सेल होती है, जैसे ही सेल होती है उनके स्टॉक में ऑटोमेटिक एंट्री चली जाती है, जिससे इन्वेंट्री कंट्रोल बेटर हो सकता है। परपेचुअल इन्वेंट्री बेसिकली जितना स्टॉक जा रहा है, जितना स्टॉक आ रहा है, उसमें डिफरेंस को ऑर्डर कर दिया जाए। यानी इसमें डिमांड का कोई लेना देना नहीं।
40 यूनिट रखी थी, 20 बिक गई, 20 और मंगा लो। 30 रखी थी, 30 बिक गई, 30 और मंगा लो, है ना। क्यों? क्योंकि सारा रियल टाइम पर ट्रैकिंग हो रही होती है ना। पीरियोडिक इन्वेंट्री यानी मंथली क्वार्टरली जब हम इन्वेंट्री को एनालिसिस और कंट्रोल कर रहे होते हैं तो वो पीरियोडिक एंट्री होती है। इसमें रियल टाइम का डेटा ट्रैक नहीं होता, है ना। रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम के हर 2 हफ्ते बाद आपको ऑर्डर देना है, हर 2 घंटे बाद आपको ऑर्डर देना है, हर 2 वीक। जैसे हमारे एक सेव लाते हैं भैया, है ना, वो सेव लेकर आते हैं, हमको उनकी सेव बड़ी पसंद है। घर पे सेव और बहुत सी चीज़ें रहती हैं उनके पास, चिप्स वगैरह। तो उनका एक पीरियड है, वो 15-20 दिन के 15वें या 18वें दिन के बाद आ ही जाते हैं घर पे। 2nd मंगलवार 3rd मंगलवार घर पे आ ही जाते हैं। तो रीऑर्डर, क्योंकि हम भी उनको पता है कि ये ऑर्डर देंगे, तो रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें अपन इन्वेंट्री को ऑर्डर दे रहे होते हैं, है ना। तो वो रीऑर्डर पॉइंट सिस्टम है। अब बेनिफिट क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट मोस्ट एक्यूरेट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन भी रहा है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ लो, बेनिफिट पूछ लो, एक ही बात। देखो, अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी तो कॉस्ट सेविंग अच्छी होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होंगे, बजटरी कंट्रोल होगा, कस्टमर को सर्विस बढ़िया मिलेगी, कैश फ्लो अच्छे से होगा, वेस्टेज कम हो पाएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमको। और इसके चैलेंजेस क्या होते हैं? अच्छा, इसकी लिमिटेशंस नहीं होती, इसके चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस क्या है कि देखो, डिमांड फ्लक्चुएट करती है। जैसे मैंने आपको बोला एक रीऑर्डर पॉइंट ही है, तो डिमांड फ्लक्चुएट करी, कभी डिमांड ज़्यादा रही, कभी डिमांड कम रही। तो डिमांड फ्लक्चुएशन के कारण हम इन्वेंट्री सही से मैनेज नहीं कर पाते। एक कॉस्ट, अभी ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया है, आप सबको पता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। अमेरिका इसमें कूदेगा नहीं कूदेगा किसी को पता नहीं। तो उससे क्या होगा? कॉस्ट कब बढ़ेगी कम होगी हमको नहीं पता। तो कॉस्ट, अगर इन्वेंट्री अगर सस्ता हो गया तो दिक्कत और महंगा हो गया तो दिक्कत, क्योंकि हैंडलिंग की एक कॉस्ट लगती है और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है। अभी आपको पता है कि चाय पत्ती का हमने ईरान को ऑर्डर कैंसिल किया है यहाँ के लोगों ने। क्यों करा है एक्सपोर्टर ने? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। वो ऐसा नहीं कि ईरान को चाय पत्ती देना नहीं चाह रहे, वो देना चाह रहे हैं, वो सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, वहाँ पर अभी हम कॉस्ट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल इस समय दिक्कत आ जाता है ना। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक्स में से है, कुछ ही समय बचा है और अपन जल्दी से ये कंप्लीट कर लेते हैं। आखिरी के कुछ 3-4 स्लाइड बची है ना। आप, मेरे को पता है काफ़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन समय है कम और काम है जाना, मेहनत मेरे साथ करते रहो, मस्त आ जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यकीन मानो सेकंड सेम एक हिस्टोरिक बनेगा। और सेकंड सेम एक ऐसा सेम रहता है क्योंकि इसके बाद सारी बिखर जाते हो, HR अलग हो जाएगा, फाइनेंस अलग, मार्केटिंग अलग, सब अलग अलग अपनी दुनिया में चले जाओगे। लेकिन इस सेमेस्टर में जो साथ रहेगा, क्योंकि ये स्कोरिंग सेमेस्टर रहता है ना, उसके बाद तो देखो फाइनेंस में दिक्कत आएगी अपन को, कुछ सब्जेक्ट्स अपन को नए लगेंगे, कुछ पुराने होंगे। अब एडवांस में जाएंगे अपन सेकेंड ईयर में, यहाँ पर बहुत बेसिक में है, इसलिए तो आइए थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए मेरे साथ और अपन जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएंगे। तो लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड। लेबर कॉस्ट क्या होती है? जो हम माल का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उसके लिए जो हम लेबर यूज़ करते हैं, उसके ऊपर जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, उसको ही लेबर कॉस्ट कहते हैं। और ओवरहेड्स यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो सुपरवाइजर की सैलरी है, वो सारे मार्केटिंग का एक्सपेंसेस हैं, वो ओवरहेड्स में आ गए। तो लेबर कॉस्ट इज रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी कंपनसेटिंग इज एम्प्लॉयड फॉर द वर्क दे परफॉर्म। जो उन्होंने काम किया उसके बदले में जो खर्चा दे रहे हो वो लेबर एक्सपेंसेस है। एक होता है डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, यानी कि मशीन ऑपरेटर को आपने एक्सपेंसेस दे दिया, है ना। और एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी कि जो मेंटेनेंस की कॉस्ट हो गई, या आप कह सकते हो कि उसकी लेबर के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा कर दिया आपने, सुपरविजन पे आपने जो खर्चा कर दिया, जो क्वालिटी कंट्रोल पे खर्चा कर दिया, वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। वेजेस एंड सैलरी आप सबको पता ही है, वेजेस लेबर को मिलती है और सैलरी इंप्लॉइज को, बस यही डिफरेंस है। अमाउंट वाइज इसमें कभी डिफरेंस निकाल नहीं सकते, है ना। एम्प्लॉय बेनिफिट की बात होती है, एडिशनल कॉस्ट लाइक आप रिटायरमेंट बेनिफिट, PF, ESI, है ना, इंश्योरेंस, वो आता है। पेरोल टैक्सेस, ये अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन जो टैक्सेस लाइक TDS कटता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, है ना। अगर कोई लेबर आपका या एम्प्लॉय आ रहा होता है तो टैक्स स्लैब के अंदर, तो उसका TDS डिडक्ट होता है। इसलिए अपने कोर्स में नहीं, क्योंकि अभी निर्मला सीतारमण जी ने बहुत हाई कर दिया है इसको। ओवरहेड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर अपन इनडायरेक्ट टैक्स कॉस्ट को एसोसिएट करते हैं, लाइक सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, मार्केटिंग ओवरहेड, ये अपने ओवरहेड्स हैं। जिस
मत के नाम पे वो कॉस्ट बियर करी गई, सेल के नाम से, एडवर्टीजमेंट के नाम से, मार्केटिंग के नाम से, इंश्योरेंस के नाम से, तो ये सारे ओवरहेड्स के नाम हो गए। लाइक पहला ओवरहेड है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे खर्चे जोड़ते हैं, लाइक फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास, मशीन में जो घिसावट आती है उसको यूज करने पे वो डेप्रिसिएशन कहलाता है ना। यूटिलिटी के ऊपर जो एक्सपेंसेस हुए, सुपरविजन के ऊपर वेजेज, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आ गए। सेकंड अपना आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक खर्चे। प्रशासनिक खर्चे लाइक सैलरी, जो मैनेजमेंट की सैलरी जा रही है, ऑफिस का रेंट। अच्छा, फैक्ट्री का रेंट तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, लेकिन ऑफिस का रेंट ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस की सप्लाई, टेलीकम्युनिकेशन, यानी पहला कॉस्ट ओवरहेड समझ गए फैक्ट्री, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा कौन सा बचा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस कॉस्ट सब इसके अंदर लिख देते हैं, या जो बचे हुए जितने भी खर्चे हैं वो इसके अंदर लिख जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेबर कॉस्ट क्या इंपॉर्टेंस देती है, एक तो हम कॉस्ट से हम क्या करेंगे, बेटर डिसीजन कर पाएंगे, रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएंगे, कॉस्ट का कंट्रोल कर पाएंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी। और ओवरहेड से भी सेम बेनिफिट है, कॉस्ट का अलोकेशन में हेल्प मिलेगी, यहाँ पर कॉस्ट अलोकेशन का पॉइंट अलग है, बजटिंग हेल्प मिलेगी और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होगा। ठीक है, इसके अलावा अपना यहाँ पे यूनिट कंप्लीट हो गई। तो इतना ही सब है, आप मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री टू कमेंट। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जल्दी सेकंड यूनिट ला रहा हूँ और जल्द से जल्द अब सारी यूनिट कंप्लीट होगी। जय हिंद।